Some more questions from complex analysis. MPSET 2018. Question is an example of a function with a non-isolated essential singularity at z equals to 2 is. हमें z equals to 2 पे नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी चाहिए. तो नॉन आइसोलेटेड का मतलब ये हुआ कि उस सिंगुलरिटी के नेबरहुड में इनफाइनाइट सिंगुलरिटी मौजूद रहे. मतलब दैट सिंगुलरिटी इज व्हाट, लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी बने. You cannot isolate that singularity from other singularities. तो फर्स्ट एग्जाम्पल ही देख लेते हैं. 10 1 अपॉन 2 z माइनस 2. दिस इज व्हाट, साइन 1 अपॉन z माइनस 2 अपॉन cos 1 अपॉन z माइनस 2. सो दिस इज नॉट डिफाइंड एट z इक्वल्स टू 2 क्योंकि यहाँ पे ये 0 बन जाएगा और दिस इज नॉट. तो z इक्वल्स टू 2 इज ए सिंगुलरिटी. ऑल्सो जहां पे cos डिनोमिनेटर 0 होगा वो सब सिंगुलरिटीज बनेगी. तो यहाँ की सिंगुलरिटीज क्या बन रही है इसकी, 1 अपॉन z माइनस 2. ये क्या होना चाहिए, cos थीटा 0 का मतलब cos z 0 का मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी वही 0 होते हैं cos के जो रियल में होते हैं. तो cos z is 0 implies z has to be 2n plus 1 pi by 2. तो यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन आर्ग्यूमेंट इसका क्या है, 1 अपॉन जेड माइनस 2. ये होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के. तो फॉर दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा, z माइनस 2 विल बी 2 अपॉन पाई एंड 2n प्लस 1. ये आ जाएगा z इक्वल्स टू आ जाएगा, ये 2 उधर आ जाएगा तो ये 2 अपॉन पाई 2n प्लस 1 प्लस 2. These all are the singularities. कि जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा वहां सिंगुलरिटीज बनेगी. अब ये सिंगुलरिटी को n टेंस टू इन्फिनिटी देखे, इसको इसका लिमिट पॉइंट, ये सारे किसी सेट में पॉइंट है, अगर ये z ऑफ दिस काइंड 2 अपॉन पाई 2n प्लस 1 प्लस 2, तो दिस विल हैव अ लिमिट पॉइंट z इक्वल्स टू 2. ये इसका लिमिट पॉइंट बनेगा और z इक्वल्स टू 2 पे ये खुद भी डिफाइंड नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि z इक्वल्स टू 2 इसकी सिंगुलरिटी बनेगी. ये जो सिंगुलरिटी है वो सिंगुलरिटीज का लिमिट पॉइंट है. ये सारी सिंगुलरिटी है, इनका लिमिट पॉइंट भी बन रहा है. इसलिए क्या है, नॉन आइसोलेटेड है. नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी आर ऑलवेज एसेंशियल. एसेंशियल ही होती है हमेशा, तो इसमें कोई फर्दर कैटेगरी नहीं है. अगर ये नॉन आइसोलेटेड है देन दिस इज ऑलवेज एसेंशियल. तो करेक्ट आंसर विल बी ए. ऑल्सो देखो, साइन 1 अपॉन जेड को केवल z इक्वल टू 2 पे दिक्कत है. ये एकमात्र सिंगुलरिटी बन रही है इसकी फंक्शन की, तो कैन नॉट बी नॉन आइसोलेटेड. ये तो आइसोलेटेड ही हो गई, एक ही सिंगुलरिटी है तो ऑलरेडी आइसोलेटेड है. कैन नॉट बी द आंसर. इसके पास कोई सिंगुलरिटी है ही नहीं, ये तो एंटायर है सब जगह, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है इसको. ये इसके पास सिंगुलरिटी z इक्वल टू 0 पे दिक्कत है इसको, लेकिन यहाँ पे पूछा अपने को z इक्वल टू 2. तो इसकी जो सिंगुलरिटी बनेगी दैट विल बी व्हाट, जो करेक्ट आंसर होगा 1 अपॉन जेड माइनस 2. ये वाला आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स. हमें एक पावर सीरीज गिवन है जिसके कोफिशिएंट आर डिफाइंड लाइक दिस 1 अपॉन 3 रेज़्ड टू पावर n इफ n इज इवन एंड ऑड. हम क्या करते हैं, डिफाइन अ न्यू सीक्वेंस cn दैट विल बी व्हाट an रेज़्ड टू पावर 1 अपॉन n. ROC निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक नई सीक्वेंस बनाते हैं कोफिशिएंट सीक्वेंस से 1 अपॉन की पावर 1 अपॉन n करके. दो ही तरीके हैं, या तो हम cn को इस तरीके से डिफाइन करते हैं an प्लस 1 अपॉन an का मॉड, या फिर ये करते हैं. यहां पर हमें दिख रहा है कि 1 अपॉन n करने पे ज्यादा आसान है,
तो रेदर डिफाइनिंग दिस हम क्या करेंगे, ये डिफाइन कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल सी एन बन जाएगी, वो ये बन जाएगी। पावर 1/n करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 if n is even and 1/5 if n is odd। तो सारे इवन नंबर पे जो भी सीक्वेंस के इवन टर्म है दैट आर 1/3 एंड जो ऑड टर्म है वो 1/5 है। तो दिस सी एन विल हैव टू लिमिट पॉइंट, इसके जो लिमिट पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, 1/3 एंड 1/5। अब जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट है वो इसका क्या बनेगा, लिमिट सुपीरियर ऑफ सी एन। दिस इज व्हाट, लिमिट सुपीरियर विल बी व्हाट 1/3। जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट है वही क्या होता है, लिमिट सुपीरियर। आरओसी क्या होती है, इज 1/r और दैट इज व्हाट 1/ लिमिट सुपीरियर ऑफ सी एन डायरेक्ट। तो लिमिट सुपीरियर इसका 1/3 आया है, तो आर ओ सी इसकी आ जाएगी 1/1/3 विल बी 3 इज करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट, बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हो जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट इट्स पोल इज इक्वल टू 1, रेसिड्यू गिवन है हमें, देन वैल्यू ऑफ अल्फा। इस फंक्शन का रेसिड्यू इसके पोल पे, तो पोल कहाँ है इसका, पोल एट z इक्वल्स टू -1 है और वहां पे हमें रेसिड्यू गिवन है 1। तो कैसे निकालते हैं हम रेसिड्यू, मान लो एफ जेड के पास में z इक्वल्स टू p पोल है ऑफ ऑर्डर m और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, मान लेते हैं m है। तो रेसिड्यू ऐसे निकालते हैं हम 1/m-1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू p d बाई डी जेड ऑफ p माइनस m ऑर्डर का है, देन m-1 z माइनस p रेज टू पावर m f z। जो भी इसके लिमिट आएगी वो रेसिड्यू बनेगा। हेयर वी हैव m इक्वल्स टू 2 क्योंकि इसके पे -1 है, वो पोल ऑफ ऑर्डर 2 है। सो यहाँ क्या बन जाएगा रेसिड्यू, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m-1 यानी 2 - 1, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। लिमिट z टेंस टू -1 d बाई डी जेड ऑफ z माइनस p करेंगे तो p ऑलरेडी -1 है, दिस विल बी z प्लस 1 स्क्वायर, m यहाँ पे 2 है, फंक्शन इज व्हाट एफ जेड है z स्क्वायर प्लस अल्फा z अपॉन z प्लस 1 स्क्वायर। दिस विल बी कैंसल आउट, डेरिवेटिव करना है इसका, दिस विल बी 1, सो नथिंग बट लिमिट z टेंस टू -1, यह आ जाएगा 2z प्लस अल्फा। दिस इज गिवन 1, क्वेश्चन में गिवन है रेसिड्यू 1 आएगा, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो दिस विल बी -2 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1 विल गिव यू अल्फा इक्वल्स टू 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, आंसर इज 3। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी कॉमन, इंटीग्रल की वैल्यू पूछी है हमें। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 3z raised to power 99 plus 1 upon z square minus 1 dz where c is ellipse described in the positive sense is। हमें इलिप्स के अंदर पूछा है, तो पहले तो देख लेते हैं कि इस इलिप्स में कितने सिंगुलरिटी आ रही है इसकी। तो यहाँ पे z स्क्वायर -1 मीन्स व्हाट, फंक्शन इज लाइक कि 3z raised to power 99 plus 1 अपॉन ये z -1 और z प्लस 1 है, तो प्लस -1 इसकी पोल बन रहे हैं एक तरह से। तो देख लेते हैं हम इस पे कि सर्किल के अंदर कितने सिंगुलरिटी आ रही है, पोल आ रहा है। नाउ एक्स स्क्वायर इसको 8 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी व्हाट एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, और आप इसको लिखे तो ये 2√2 का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन
2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मीन्स ये इलिप्स है जिसके वर्टिसेज आ रहे हैं यहाँ पे 2√2, 0 और यहाँ पे आ रहा है 0,2। तो डिस्टेंस 2 से बड़ी है, मीन्स व्हाट, पोल तो इसके क्या आ रहे हैं, प्लस माइनस 1 ही आ रहे हैं। तो एक वहाँ पे 1 है और एक यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है। तो बोथ सिंगुलरिटीज आर इंस्क्राइब्ड बाय दिस सर्किल। सो नाउ हमें दोनों पे इवेल्यूएट करनी पड़ेगी वैल्यू। देखते हैं इसको, तो हम क्या करें, इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से वी कैन राइट दिस इंटीग्रल 3z⁻99 + 1 अपॉन, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। देखो 1/z-1, z+1 कैन बी रिटन एज 1/z-1 माइनस 1/z+1, ये ब्रैकेट। इसको हम वापस एलसीएम लेते हैं अगर, तो यहाँ क्या आएगा, ऊपर z+1 माइनस का z आ जाएगा यहाँ पे और प्लस का 1 कैंसिल होके ऊपर 2 आएगा, तो हमने 2 से डिवाइड भी कर दिया यहाँ पे। दैट्स व्हाट वी कैन राइट दिस इंटीग्रल इनटू दिस नाउ। तो ये क्वेश्चन सिंपली इसमें कन्वर्ट हो गया 1/2 3z⁻99 + 1 अपॉन z-1 dz माइनस 1/2 3z⁻99 + 1 अपॉन z+1 dz। दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला यूज करें अगर इसमें, तो हमारे पास कॉशी इंटीग्रल फार्मूला ये होता है कि f(z/z-1 की पावर अगर n है, यहाँ z माइनस कुछ भी a है, अल्फा है, पावर n+1 होती है। दिस इंटीग्रल विल बी व्हाट, 2 पाई आयोटा और एफ एन एट ए, जो भी सिंगुलरिटी उस पर इवेल्यूएट करना होता है, अपॉन n फैक्टोरियल, ये वैल्यू होती है इसकी। तो यहाँ पे तो n क्या है, 1 ही है। तो हमें सिर्फ सिंपली क्या करना है, n अगर यहाँ पे ये n+1 से कंपेयर करें इसको, तो यहाँ पे लिमिट सिंपल क्या हो जाएगा, ये n+1 है। तो यहाँ तो क्या था इसका मतलब, n 0 था एक्चुअल में, तो n 0 है उस केस में, ये f0 का मतलब क्या है, फंक्शन की सिंपल वैल्यू लिखनी है अपने को। यानी कि ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, अगर n 1 होता है, 0 होता है, तो दिस कन्वर्ट्स इनटू नथिंग बट 1 अपॉन, देखो ये 1/2 2 पाई आयोटा f ऑफ 1 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, सिंगुलरिटी यहाँ पे 1 है, -1/2 2 पाई आयोटा f ऑफ -1। तो सारा इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट हो गया है। दिस विल बी व्हाट, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फिर से ये पाई आयोटा कॉमन आ गया। f ऑफ 1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो इसमें अगर 1 पुट करेंगे तो 3, 1/99 इज 1, तो 3 + 1 इज 4। और यहाँ पे अगर -1 पुट करेंगे तो दिस विल बी -3 + 1, तो माइनस का 2 आएगा, बीच में ऑलरेडी माइनस है, तो ये -2 ऐसा आएगा कुछ। दिस विल गिव यू 6 पाई आयोटा इज द आंसर। करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी। यह भी आसानी क्वेश्चन था, कोई बहुत इसमें हल्की फुल्की कैलकुलेशंस थी, बट इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, लेट f बी एन एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन है ये, एक सेट डिफाइन किया है a, z belongs to c such that nth derivative of f is 0 for some positive integer n. Then if a equals to c, then f is polynomial. If a equals to c, then f is a constant function. If a is uncountable, then f is constant, and so and so. अगर a c के इक्वल हो गया, मतलब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये डेरिवेटिव 0 है, मतलब f n z is 0 फॉर ऑल z belongs to c, ये कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन प्लस a मिलके ये कहना चाह रहे हैं। तो किसी का nth डेरिवेटिव 0 है, तो इफ आई इंटीग्रेट ऐसे dz
इक्वल्स टू अपने पास में 0 dz, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये fn+1, ये n-1, एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा ना इसका इंटीग्रेट करने पे, दिस विल गिव यू, इसका 0 हो जाएगा तो प्लस सम कांस्टेंट, से दिस इज an, कोई कांस्टेंट आएगा, मान लेते हैं हम इसको a0 मान लेते हैं। चलो एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो नेक्स्ट केस में अपने पास में क्या आएगा, fn-2 z विल बी व्हाट, ये आ जाएगा a0 z प्लस नया कांस्टेंट a1 आ गया। अगेन एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो एंड सो ऑन, ये आ जाएगा z वैल्यू a0z² 2 प्लस a1z एंड a2। कहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि पोलिनोमियल होता है उनका nth डेरिवेटिव 0 होता है फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, दैट वी नो, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी थी जो हमें एज एन एंटायर फंक्शन पूछी है। इफ a इक्वल्स टू c देन f इज कांस्टेंट, कांस्टेंट होना कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल f ये भी हो सकता था कि एफ जेड इक्वल्स टू, होगा तो पोलिनोमियल ही, तो जेड क्यूब ले लो, तो इसका फोर्थ डेरिवेटिव हमेशा 0 आता, बट फंक्शन इज नॉट कांस्टेंट, तो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अनकाउंटेबल है देन एफ इज कांस्टेंट, अगेन नॉट, अनकाउंटेबल नंबर पे कांस्टेंट है, 0 है फंक्शन, तो क्या फर्क पड़ता है, इससे ये फर्क पड़ता है कि एफ एन आइडेंटिकली 0 हो जाता। अगेन अगर एफ एन सबके लिए 0 है तो भी फंक्शन का कांस्टेंट होना कोई जरूरी नहीं है, वही एग्जांपल बन जाता है यहाँ पे। ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वेरी इजी क्वेश्चन, एफ जेड इक्वल्स टू जेड क्यूब देन has an essential singularity at z equals to infinity, has a pole of order 3 at z equals to infinity, and has pole of order 3 at z equals to 0, is analytic at z equals to 0। पहली बात तो देखो ये f of z is what, z क्यूब है, एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल फंक्शन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसकी लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी पे एफ जेड इज इंफिनिटी, हमेशा ये आता है। मतलब कि ये हुआ कि इंफिनिटी इज ऑलवेज ऑलवेज पोल, पोलिनोमियल के इंफिनिटी पे नेचर हमेशा पोल ही होगा। तो आंसर इज पोल ऑफ ऑर्डर 3, जितना उसकी डिग्री है पोलिनोमियल की उतनी डिग्री का वो क्या बन जाएगा, पोल बन जाएगा। तो ये अपने पास में बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट z इक्वल्स टू नॉट सी, बी इज करेक्ट। हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट z इक्वल्स टू 0, ये कैसे हो सकता है भाई, z इक्वल्स टू 0 पे तो क्या है, इज 0 ऑफ ऑर्डर 3, ये तो 0 है नॉट पोल, इनकरेक्ट है। एसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं है, ये अपने पास में पोल ही है। पोलिनोमियल पे जो इन्फिनिटी पे पोलिनोमियल का पोल ही होता है हमेशा। और वैसे भी अगर आप इसको 1/z पे नेचर देखें तो ये क्या बनेगा, 1/z क्यूब बन जाएगा। तो 1/z रखने पे इसका जो 0 पे नेचर है, 0 पे क्या है इसका, पोल ऑफ ऑर्डर 3 है, तो इसका इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, पोल ऑफ ऑर्डर 3। एनी हाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पोलिनोमियल। So these are all questions from MPSET 2018। अगले वीडियो में हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे।